अभिषेक ताबड़तोड़ खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिन संगम नगरी प्रयागराज के दौरे पर आ रहे हैं। राष्ट्रपति 11 सितंबर को प्रयागराज पहुंचेंगे। इस दौरान राष्ट्रपति इलाहाबाद हाईकोर्ट के 600 करोड़ की लागत से बनने वाले अधिवक्ता चैम्बर और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। महामहिम रामनाथ कोविंद के साथ साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एन.वी. रमन्ना भी मौजूद रहेंगे। अगले दिन 12 सितंबर को कुछ और कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद उसी दिन वापस लौट जाएंगे। महामहिम के आगमन के पहले शहर के कई सड़कों पर पैचिंग कार्य शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी 14 सितंबर को अलीगढ़ के दौरे पर रहेंगे, जहां उत्तर प्रदेश डिफेंस के कॉरिडोर और राजा महेंद्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी के भ्रमण कार्यक्रम के लिए मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया, जिसके बाद जिले का प्रशासनिक अमला तैयारियों में जुटा हुआ है। पीएम मोदी के स्वागत के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी अलीगढ़ के दौरे पर रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी कार्यक्रम में मौजूद आमजनों को भी संबोधित करेंगे। मिनट टू मिनट कार्यक्रम के अनुसार पीएम मोदी आधे घंटे के ज्यादा समय तक कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों को संबोधित करेंगे। इसके बाद कार्यक्रम स्थल पर मंच और पंडाल भी तैयार किया जाएगा, जो कड़ी सुरक्षा के घेरे में रहेगा। आजादी के अमृत महोत्सव एवं चौरी चौरा शताब्दी समारोह की श्रृंखला में आधुनिक हिंदी खड़ी बोली के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जयंती पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। सीएम योगी ने प्रदेश के सभी थानों और तहसीलों पर लंबित शिकायतों का ब्यौरा तलब किया। जिलेवार तैयार हो रही इस रिपोर्ट में थाना और तहसील दिवस में आई शिकायतों के आधार पर एक थाने और तहसील की कार्य पद्धति का आकलन होगा। साथ ही जनता दर्शन और IGRS पोर्टल पर आई समस्याओं को भी रिपोर्ट में शामिल किया जा रहा। यह जिला और विभागवार रिपोर्ट फील्ड में तैनात अधिकारियों के प्रदर्शन की गुणवत्ता का मानक बनेगा। मुख्यमंत्री खुद इस बाबत जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों के साथ समीक्षा करेंगे। लखनऊ में सीएम योगी ने कल बड़ी बैठक बुलाई है। सीएम योगी सभी जिलों के डीएम, एसएसपी, एसपी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधे जुड़ेंगे। साथ ही सीएम ने अपराध के आंकड़े, थाना दिवस की कार्रवाई की जानकारी भी मांगी है। उत्तर प्रदेश में 6 माह बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने जमीनी स्तर की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया। इस कड़ी में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 11 सितंबर को बूथ विजय अभियान का शुभारंभ करेंगे। जेपी नड्डा 27,700 शक्ति केंद्रों पर मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनावी रणनीति बताएंगे। दरअसल पहले बूथ को मिलाकर सेक्टर बनाए जाते थे, लेकिन अब 5 से 6 बूथ मिलाकर एक शक्ति केंद्र प्रमुख बनाया जाएगा, जिसको अब नया नाम शक्ति केंद्र दिया गया है। यूपी में अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल जातियों के नाम के आगे उनकी उपजाति या फिर टाइटल अंकित नहीं किया जाएगा। बता दें कि 79 जातियों को इस सूची में शामिल ओबीसी जाति का मूल नाम को अंकित रहेगा। ये निर्णय आयोग की बैठक में लिया गया है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की यूपी दौरे का आज तीसरा और आखिरी दिन है। ओवैसी आज बाराबंकी में एक जनसभा करने वाले थे, लेकिन जिला प्रशासन इसको मंजूरी नहीं मिली। ओवैसी अब केवल पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ही बातचीत कर रहे हैं। एआईएमआईएम के जिला प्रभारी सज्जाद हुसैन ने बताया कि जिले की कटरा इमाम बाड़ा में सभा की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन जिला प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से उसको निरस्त कर दिया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य फतेहपुर के भिधौड़ा पहुंचे, जहां पर उन्होंने स्वामी विज्ञानानंद के आश्रम में स्वामी जी से मुलाकात की। साथ ही जिले को बड़ी सौगात भी मिल सकती है, इस तरीके की बात भी सामने आ रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा कि यूपी में कोरोना महामारी के बीच डेंगू और अन्य रहस्यमयी बुखार का प्रकोप बढ़ रहा है, लेकिन सरकारी अस्पतालों में उचित व्यवस्था के अभाव से इनके मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ में मरीजों की मौत भी हो रही है, जो कि अति चिंतनीय है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह की अस्थि कलश यात्रा आज अयोध्या पहुंची। इस कलश यात्रा में बीजेपी के नेता और साधु संत भी शामिल हुए। आपको बता दें कि सरयू के नया घाट पर अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम किया जा गया है। लखनऊ में जल निगम कर्मियों ने आज हल्ला बोल किया। जल निगम कर्मी अपनी मांगों को लेकर जनशपथ रोड में हजरतगंज चौराहे तक जाने की तैयारी में है। वहीं खबर ये है कि प्रदेश भर में बड़ी तादाद में कर्मी इकट्ठा हो रहे हैं।
भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट हैक करने के बाद अब उत्तर प्रदेश विधानसभा की वेबसाइट को हैक किया गया है। इतना ही नहीं, इन लोगों ने आपत्तिजनक पोस्ट भी डाली है। इस मामले की जानकारी होने पर यूपी डेस्को ने साइबर थाना लखनऊ में केस दर्ज कराया। यूपी में पिछले 24 घंटे में 2,17,846 सैंपल की कोरोना टेस्टिंग की गई और 64 जिलों में संक्रमण का एक भी नया मामला सामने नहीं आया। इसी के तहत 11 जिलों में सिर्फ सिंगल डिजिट में ही कोरोना केस मिले। फिलहाल प्रदेश में एक्टिव कोविड केस की संख्या 214 रह गई है। टेस्टिंग में नंबर 1 उत्तर प्रदेश में अब तक 7,40,38,991 कोविड सैंपल की जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 16 नए मरीज की पुष्टि हुई है। 24 घंटे में 28 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। राज्य में अब तक 16,86,417 प्रदेशवासी कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर ठीक हो चुके हैं। वहीं पिछले दिन 14,51,000 से अधिक लोगों ने वैक्सीन लगाकर सुरक्षा कवच हासिल किया। कानपुर के किदवई नगर थाना क्षेत्र में एक कार में आग लग गई, जिसके बाद देखते ही देखते कार जलकर खाक हो गई। बड़े मुश्किल के साथ आग पर काबू पाया गया। महोबा में रोटी में जहर मिलाकर किसी व्यक्ति ने 22 कुत्तों को मौत की नींद सुला दिया, जिसके बाद ग्रामीण ने डीएम की चौखट लगाकर लिखित प्रार्थना पत्र देते हुए पूरे मामले की जांच की मांग की है। आगरा के सदर थाना क्षेत्र में 2 महिला सहित 5 अभियुक्तों को 10 किलो गांजा सहित गिरफ्तार किया गया। साथ ही तलाशी के दौरान 5 कट्टे भी बरामद किए गए। वहीं सभी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कई मामले दर्ज किए गए हैं। लखनऊ में नगर निगम की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में महिला सफाई कर्मियों का अपमान किया गया। 1090 चौराहों पर महिला सफाई कर्मचारियों के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिसके लिए कार्यक्रम स्थल पर महिलाओं को कूड़ा गाड़ी से लाया गया। राष्ट्रीय बाल आयोग की अध्यक्ष अनु चौधरी मथुरा पहुंची और उन्होंने जिला अस्पताल और महिला जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। साथ ही स्वास्थ्य विभाग से बच्चों की मौत के सिलसिले में जानकारी इकट्ठा की। कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने महंगे गैस सिलेंडर से बचने के लिए मंत्री आवास में चूल्हा बनवाने की मांग की। साथ ही व्यवस्था अधिकारी को पत्र लिखकर सभी विधायकों के यहां लकड़ी और कोयला से संचालित होने वाली चूल्हा लगने की व्यवस्था कराने के लिए कहा। कानपुर के काकदेव थाना क्षेत्र में बीजेपी विधायक के घर के बाहर गोली चलने से हड़कंप मच गया। वहीं गोली चलने से बीजेपी महिला मोर्चा के अध्यक्षा के ड्राइवर को गोली लग गई, जिसके बाद ड्राइवर को हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती किया गया। बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार इनोवा कार ने बग्गी में टक्कर मार दी, जिससे कि बग्गी सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए और एक युवक की मौके पर मौत हो गई। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फतेहपुर के हथगांव थाना क्षेत्र में सीओ की अगुवाई में पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 3 महिलाएं सहित 5 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया, जिनके पास से पैसे, मोबाइल और 2 बाइक भी बरामद की गई। बरेली के शीशगढ़ थाना क्षेत्र में लकड़ी कारोबारी का शव मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने बिना जांच किए आनंद फानंद में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। औरैया के कछलदा थाना क्षेत्र में नहर पुल में लगभग आधा दर्जन गोवंशों के शवों के साथ अज्ञात युवक का शव नहर में तैरता हुआ मिला, जिससे वहां से गुजर रहे लोगों ने हड़कंप मच गया। वहीं सूचना देने के काफी देर के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। बुलंदशहर में पुलिस के खौफ से बेखौफ लुटेरे प्राइवेट नर्सिंग होम में घर वापस लौट रहे कर्मचारी से मोबाइल लूट कर भाग निकले, जिसके बाद घटना की सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस पीड़ित से पूछताछ की और मामले की जांच पड़ताल में जुटी। कन्नौज में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार डीसीएम ने पीछे से कार में टक्कर मार दी, जिससे कि कार सवार 2 लोग घायल हो गए और एक घटनास्थल पर मौत हो गई एक व्यक्ति की। बरेली में भाजपा सभा सांसद की पत्नी का संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी पर शव लटका हुआ मिला। वहीं बताया जा रहा कि रानी राजपूत 6 माह की गर्भवती थी और बीमारी के चलते डिप्रेशन में रहा करती थी।
फिरोजाबाद के लाइन पार थाना क्षेत्र में ढोलपुरा जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। बंटवारे को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठ घूंसे और लाठी डंडे चले। महोबा मुख्यालय में संचालित आरा मशीनों पर डीएफओ संजय कुमार के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने छापेमारी की। हालांकि छापेमारी के दौरान सब ठीक ठाक मिला, लेकिन डीएफओ की इस छापेमारी से आरा मशीन संचालकों में हड़कंप मच गया। मथुरा के बरसाना में 14 सितंबर को आयोजित होने वाले राधाष्टमी महोत्सव की तैयारियों को लेकर प्रशासन और पुलिस ने कमर कस ली। प्रशासन को देश भर में महोत्सव में आने वाली श्रद्धालुओं को देखते हुए प्लान तैयार किया गया, जिसमें 100 रोडवेज बसें चलाई जाएगी। इसके अलावा जगह जगह 8 स्वास्थ्य केंद्र भी बनाए जाएंगे। बरेली के सुभाष नगर थाना क्षेत्र में रामगंगा में लापता पत्नी की तलाश के लिए युवक ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर गुहार लगाई। युवक की पत्नी 1 सितंबर को बैंक से 5 लाख रुपए निकालने गई थी और तभी से लापता पति कुलदीप ने वीडियो वायरल कर पुलिस और प्रशासन से पत्नी को ढूंढने की गुहार लगाई। बहराइच के देहात कोतवाली थाना अंतर्गत अवैध शराब की बिक्री एवं परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस की आकस्मिक दबिश के दौरान 43 लीटर अवैध कच्ची शराब और 400 किलोग्राम लहान बरामद किया गया और 3 के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया। हरदोई शहर में अंबेडकर पार्क के पास स्थित तालाब में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाने की कवायद और तेज हो गई है। प्लांट को लगाए जाने के लिए अहमदाबाद से मशीनें बुलाई जाएगी। बता दें कि यहां पहला तालाब होगा जहां प्लांट बनेगा। इस प्लांट की क्षमता 50 किलो लीटर प्रति दिन होगा। लखीमपुर खीरी में मैंगलगंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने गश्त के दौरान मिट्टी उठाने वाले लेवलर मशीन छिपाकर ले जाई जा रही शराब पकड़ी है, जिसकी कीमत 7 लाख रुपए बताई जा रही। वहीं पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है और पूरी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हमीरपुर के जिला अस्पताल में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। डॉक्टर और तीमारदार मरीज परिसर में भाग निकले। वहीं आग लगने का कारण बिजली के एमसीबी बोर्ड में शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। बुलंदशहर में NH 91 में बने बड़े बड़े गड्ढों के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन अम्बोक्ता में धरने पर बैठ गए और वे हर हर महादेव अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगे। साथ ही किसानों ने NHAI के अधिकारियों के मौके पर नहीं पहुंचने पर नेशनल हाईवे जाम करने की चेतावनी दी। आगरा के छत्ता थाना क्षेत्र के फिलिपगंज में सरकारी जगह पर अवैध कब्जे की शिकायत करना महिला को भारी पड़ गया। आरोप है कि शिकायतकर्ता पर जबरदस्ती राजीनामा लिखवाकर मामले को दबाने की कोशिश की जा रही। वहीं पीड़ित महिला ने वीडियो जारी कर अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। अंबेडकर नगर के ग्राम प्रधान से घूस लेने का खंड विकास और अधिकारी जेई का ऑडियो वायरल हो रहा। ऑडियो में प्रधान ने 66,000 रुपए देने की बात कही। वहीं पूरा मामला वर्तमान में टांडा ब्लॉक के तैनात बीडीओ सविता सिंह से जुड़ा हुआ है। हरदोई में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग की ओर से मिलावटखोरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान नए नमूनों की जांच की गई, जिसके बाद जांच में पनीर, सरसों का तेल, नमकीन दूध, खोवा, बेसन, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल के 14 नमूने फेल हो गए, जिसके बाद विभागीय अधिकारी ने फर्म संचालक और दुकानदारों को नोटिस भेजा है। आगरा के फतेहपुर थाना सीकरी के उंदीरा गांव में राजस्थान वारका शराब की तस्करी करने वाले शातिर को दबोच लिया। वहीं आरोपी के पास से 56 अंग्रेजी और 15 देसी शराब के पौवे बरामद किए गए। रायबरेली के लभदखोर थाना क्षेत्र में मधुपुरी गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में छत के कुंडे से 15 साल की किशोरी का शव लटकता हुआ मिला, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आत्महत्या की वजह ढूंढने की कोशिश कर रही है। बुलंदशहर के जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों ने किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए धरना देकर हड़ताल की। वहीं चिकित्सकों की हड़ताल से आने वाले मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि चिकित्सक महिला के साथ अभद्रता और अवैध वसूली करते हैं।
हमीरपुर में मुख्यालय के कलेक्ट्रेट परिसर में किसानों की समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी से मुलाकात की। किसानों ने ट्यूबवेल संबंधित समस्याओं और गौशाला की व्यवस्था और साथ में समितियों में खाद्य बीज की व्यवस्था कराए जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। बरेली के नवाबगंज थाना क्षेत्र के बरौर गांव में एक दर्जन हथियारबंद बदमाशों ने सरिया सीमेंट व्यापारी के घर में घुसकर परिवार के लोगों को बंधक बनाकर जमकर मारपीट की। परिवार वालों के अनुसार नकाबपोश बदमाशों ने उन्हें बंधक बनाकर 15 लाख कैश, लाखों का सोना चांदी और कार भी लूट कर ले गए। बरेली के आंवला थाना सिरौली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने ढकिया का पूर्व प्रधान की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और साथ ही साथ पूर्व प्रधान के पास से लगभग 7 किलो अफीम और 2 लाख रुपए भी बरामद किए। हरदोई के अरबल थाना इलाके में गांव के बाहर खेत में लगे गलर के पेड़ में एक किशोर का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला, जिसके बाद परिजनों ने पुरानी रंजिश और मारपीट को लेकर हत्या किए जाने की आशंका जताई। वहीं मामले की सूचना पाकर अपर पुलिस अधीक्षक सीओ और पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। संत कबीर नगर के खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र में बस डिपो स्टाफ में सवारी को लेकर बस चालक आपस में भिड़ गए, जिसके बाद प्राइवेट बस चालक को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। कानपुर के साड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत रिंद नदी के किनारे शव मिला, जिससे कि हड़कंप मच गया। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। बहराइच के हरदी थाना क्षेत्र के अंतर्गत तहसील परिसर में अधजला शव मिलने से हड़कंप मच गया। महसी तहसीलदार के परिसर में गड्ढे में झाड़ियों में शव दिखाई दिया, जिसके बाद सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। फर्रुखाबाद के शमशाबाद थाना क्षेत्र में फैजबाग के पास रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार पति की मौत हो गई और पत्नी और बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं दोनों को जिला अस्पताल में रेफर किया गया। वहीं हादसे के बाद चालक और परिचालक बस लेकर फरार हो गए। कुशीनगर के तरिया सुजान में भोलिया बाजार में मुख्य बाजार के सड़क के उच्चीकरण और नवीनीकरण को लेकर महिलाएं सड़क पर उतरी। सड़क निर्माण के लिए लगातार 25 दिनों से धरना चल रहा है। अमेठी में जन कल्याण सेवा समिति की सैकड़ों महिलाएं हाथों में लाठी डंडे लेकर गौरीगंज जिला अस्पताल पहुंची, जहां उन्होंने जिले में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर जिला अस्पताल के सामने विरोध प्रदर्शन किया। लखनऊ में उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के संविदा कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार किया और संविदा कर्मचारियों की मांग है कि बीच के ठेकेदारों को हटाया जाए और साथ ही मेहनत के मुकाबले कम वेतन मिलने पर भी विरोध जताया। आगरा में डेंगू और वायरल बुखार के मामले बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। जिला अस्पताल और एसएन मेडिकल कॉलेज में दोनों ही जगह 80% वायरल से पीड़ित नौनिहाल हॉस्पिटल पहुंच रहे। आगरा के जिला अस्पताल में प्रतिदिन लगभग 100 के करीब वायरल बुखार से पीड़ित बच्चे पहुंच रहे हैं। मिर्जापुर में गंगा नदी के अखाड़ा घाट पर नाव पर स्नान कर लौट रहे श्रद्धालुओं के साथ हादसा हो गया। 6 श्रद्धालु लापता हो गए, वहीं 6 को बचाया गया। एक ही परिवार के कुल 12 श्रद्धालु रांची से मां विंध्यवासिनी का दर्शन करने के लिए गए थे। बदायूं के मुजरिया थाना क्षेत्र में लहरा गांव में 4 साल के मासूम के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। तेज गति होने के कारण ट्रैक्टर कंट्रोल से बाहर हो गया और मासूम के ऊपर चढ़ गया। हापुड़ के देहात थाना इलाके में ई रिक्शा चोरी करने वाले गैंग का पुलिस और एसओजी टीम ने खुलासा कर 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर दिया। बदमाश ई रिक्शा चालक को नशीला पदार्थ खिलाकर घटना को अंजाम देते थे। वहीं बदमाशों ने 5 ई रिक्शा, 9 मोबाइल फोन और नशीली गोलियां और तमंचा बरामद किया है। संभल में दिनों गणपति बप्पा की धूम मची हुई है। गणेश चतुर्थी पर घर घर में भगवान गणेश स्थापित किए जाएंगे। बाजार में भगवान गणेश की प्रतिमाएं सजी हुई है, जिन्हें भक्त खरीद रहे हैं और अपने अपने घरों में विधिवत स्थापित कर रहे हैं। फर्रुखाबाद में प्राथमिक विद्यालय की सहायक अध्यापिका नुपुर बिश्नोई की दबंगई सामने आई। बहन की टीसी कटवाने आई अध्यापिका ने मारपीट की और युवती के चाचा के साथ भी सहायक अध्यापिका ने गाली गलौज की।
बलिया में सपा की साइकिल यात्रा पर पुलिस द्वारा मुकदमा और गिरफ्तारी के मामले में सपा के नेता संजय ने इस मामले पर जुबानी पलटवार किया। संजय भाई ने कहा कि बीजेपी के इशारे पर पुलिस प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। सपा के बढ़ते वर्चस्व को देख बीजेपी बौखला गई है। वाराणसी में आज तीज पर्व के दिन मां मंगला गौरी का दर्शन पूजन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहां बाबा भोलेनाथ और मां पार्वती का दर्शन होता है। तीज के दिन महिलाएं निर्जल व्रत रखती हैं और 16 श्रृंगार कर मां का दर्शन आरती करती हैं। रायबरेली में कजरी तीज और गणेश चतुर्थी को लेकर बाजारों में रौनक देखी जा रही, जहां शिव पार्वती और गणेश जी की मूर्तियां बाजार में सजी हुई है। लोग तरह तरह की मूर्तियों और महिलाएं तीज व्रत के सामानों की खरीदारी कर रही हैं। नैनीताल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौरे का आज दूसरा दिन रहा। मुख्यमंत्री ने नैना देवी मंदिर के दर्शन किए और शिव का जलाभिषेक किया। वहीं मौसम खराब होने की वजह से सीएम पुष्कर सिंह धामी का हेलीकॉप्टर नैनीताल नहीं पहुंच पाया, जिस कारण से सड़क मार्ग से हल्द्वानी पहुंचे। सीएम धामी आज देहरादून जनहित ऐप को लॉन्च करेंगे। इस ऐप से जनता की समस्याएं और शिकायतें शीघ्र पुलिस तक पहुंचेगी। इसके लिए मुख्यालय स्तर पर पब्लिक आई ऐप की शुरुआत की जा रही है। इस एप्लीकेशन के जरिए कोई भी नागरिक फोटो वीडियो के माध्यम से किसी भी शिकायत, समस्या या फिर पुलिस की कार्य प्रणाली की जानकारी एप्लीकेशन में अपलोड कर सकता है, जिसका लिंक मुख्यालय के बाद सीधे 112 नंबर से जोड़ा जाएगा। उत्तराखंड में चार धाम में यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी यानी कि विशेष अनुमति याचिका को सरकार वापस लेगी। मामले की सुनवाई में विलंब होने के कारण सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। सरकार चाहती है कि हाईकोर्ट में ही चारधाम यात्रा संचालित करने का फैसला हो जाए। इसके लिए कोर्ट में मजबूती से पैरवी की जाएगी। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी वापस लेने का फैसला लिया है। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 12 नए कोरोना संक्रमित मिले। वहीं एक भी मरीज की मौत नहीं हुई, जबकि 34 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या 349 रह गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार बुधवार को 6 जिलों अल्मोड़ा, बागेश्वर, पौड़ी, टिहरी, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी में एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला। उधर चमोली, चंपावत, हरिद्वार, नैनीताल और रुद्रप्रयाग में एक और देहरादून में 4, पिथौरागढ़ में 3 संक्रमित कोरोना के मरीज मिले। बात की जाए तो प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3,43,151 हो गई। इनमें से 3,29,361 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक कुल 7,389 लोगों की जान जा चुकी है। बागेश्वर के जिलाधिकारी विनीत कुमार ने अधिकारियों के जीन्स टी शर्ट पहनने पर बैन लगा दिया है, जिसके बाद आदेश जारी करते हुए जनपद स्तरीय अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यालय में ड्रेस कोड का अनुपालन करने के निर्देश दिए गए हैं। रुद्रप्रयाग के पहाड़ियों में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। मानसून सीजन का अंतिम चरण चल रहा है और बारिश आफत बनकर बरस रही है। वहीं बारिश के बाद भूस्खलन होने से बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे की पहाड़ियों में जाम लगा रहा। पहाड़ियां दरक गई, जिसकी वजह से ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद रहा। हरिद्वार में आजाद नगर चौक पर ट्रैक्टर एजेंसी के बाहर खड़े ट्रैक्टर के जियो कंपनी का बोर्ड बिजली की लाइन पर गिरने से भीषण आग लग गई, जिसके बाद एजेंसी संचालक ने जियो कंपनी के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। कुछ खबरें अब विस्तार से। उत्तर प्रदेश सरकार नए उद्योगों की स्थापना करके लोगों को रोजगार देने की बात कह रही है। वहीं रायबरेली में 80 के दशक में अब तक लगभग 83 छोटे छोटे बड़े उद्योग बंद हो चुके हैं, लेकिन इस तरफ ना तो किसी जनप्रतिनिधि का ध्यान जाता है और ना ही शासन का जा रहा। जिले के प्रभारी मंत्री और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि रायबरेली में कोई भी फैक्ट्री या उद्योग बंद नहीं है। अस्सी के दशक में रायबरेली के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भाग्य विधाता के रूप में आई। उन्होंने रायबरेली के लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए सैकड़ों फैक्ट्रियों की स्थापना करवाई और व्यवसाय को बढ़ावा देने का काम भी शुरू किया। उन फैक्ट्रियों में हजारों लोग काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। लेकिन धीरे धीरे 90 के दशक के बाद
फैक्ट्रियों का काम बंद होना शुरू हो गया और अब तक रायबरेली जनपद में कुल 83 फैक्ट्रीज ऐसी हैं जिनमें ताले लग चुके हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो बंद हो चुकी है उनमें यूपी स्टेट स्पेयरिंग मिल, LML वेस्पा कंपनी, भवानी पेपर मिल, मुंशीगंज की शुगर मिल, रावल पेपर मिल के साथ ही कई फैक्ट्रियां शामिल हैं जहां ताले लग चुके हैं। बंद पड़ी फैक्ट्रियों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। जो मशीनरी है उसमें जंग लग चुकी है, तो वहीं जो बिल्डिंग है वह भी जर्जर होती जा रही है, क्योंकि बंद पड़ी फैक्ट्रियों का न तो मेंटेनेंस हो रहा है और न ही कोई उसकी देखरेख कर रहा है। वहीं सरकार अगर चाहे तो थोड़ा धन लगाकर वह इन कंपनियों को शुरू कर सकती है, क्योंकि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और लगभग मशीनरी भी। इससे इतर न तो कभी रायबरेली के जनप्रतिनिधियों ने यह मुद्दा उठाया और न ही प्रदेश सरकार का ध्यान आकृष्ट हुआ। सरकारी उद्योग तो इसलिए मर गए कि सरकार उन्हें मार ही डालना चाहती थी। सरकार की मंशा नहीं थी उन्हें चलाना है, तो वो पब्लिक सेक्टर से सरकार पीछे हट रही थी और उसका रिफरकशन शुरू हुआ और एक एक करके जो सरकारें आती गई वो सब की पॉलिसी एक ही रही और उस सवाल पर सब लोग एकजुट रहे, सारी पार्टियां एकजुट रही। तो धीरे धीरे चाहे वो सपा की गवर्नमेंट रही हो, चाहे वो बसपा की गवर्नमेंट रही हो, चाहे भाजपा की गवर्नमेंट रही हो, वो सब ने बारी बारी अपना काम किया। और वो इंडस्ट्री जो पब्लिक सेक्टर का इंडस्ट्री था, यूपी स्टेट स्पिनिंग मिल थी, यहाँ पर स्वदेशी कॉटन मिल थी, यूपी स्टेट इंसुलेटर थी, यूपी स्टेट ट्रांसफार्मर फैक्ट्री थी,